एक बार फिर से सभी को नम राम, जय हिंद, जय भारत। नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ। माता रानी से आशा है कि आपके सभी संकट हर लें, आपकी सभी कठिनाइयाँ दूर करें। आज के इसी मकसद के साथ अपन शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास जो अपन पढ़ रहे थे। हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा, मेवाड़ के बाद में अपन ने बप्पा रावल को पढ़ा, बप्पा के बाद में अपन ने अलट को पढ़ा, अलट के बाद में अपन ने जत्तर सिंह को पढ़ा, भुताला के युद्ध की जानकारी ली। जय सिंह सूरी अपनी किताब हमीर मर्दन में इसकी जानकारी देते हैं। कहते हैं कि हमीर यानी अमीर इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा। आज अपन एक नए राजा से शुरुआत कर रहे हैं, राव रतन सिंह, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, जिनका शासनकाल आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए, 1302 से 1303। राव रतन सिंह का एक भाई मैंने बताया था आपको, इनका एक भाई था कुंभकर्ण। जब मेवाड़ का राज्य राव रतन सिंह को मिल गया था, छोटे भाई को जरूर सामंत बनाना था, जरूर छोटे भाई मिली थी। कहते हैं कि कुंभकर्ण नेपाल चला गया और नेपाली में इसने शाही वंश की स्थापना की। नेपाल में आप अब भी देखेंगे 2007 तक वहां तक इन्हीं शाही वंश का राज था। 2007 के बाद वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वहां पर सरकारें बनी, लेकिन 2007 से पहले इसी शाही वंश का यहाँ पर शासन था, जो कहीं 1302 1303 से चल रहा है। हम कहीं ना कहीं इन्हीं बातों के कारण कह सकते हैं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं लोकतंत्र में। एक बुरा सा बुरा लोकतंत्र भी अच्छे से अच्छे राजतंत्र से बढ़िया है। लोकतंत्र की कतई राजतंत्र हो नहीं कर सकता, लेकिन कई उदाहरण हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, इतिहास में आगे भी मिलेंगे। राजतंत्र में भी कुछ कमियां नहीं थी, राजतंत्र भी बहुत अच्छे थे। हम शुरू करते हैं राव रतन सिंह की। इन्हीं बारे में आपको सबको पता है कि इस समय अलाउद्दीन का आक्रमण होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303। क्यों आक्रमण हुआ? भी अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या आन पड़ी कि अलाउद्दीन खिलजी को राव रतन सिंह पर आक्रमण करना पड़ा? एक तो आप कारण जानते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता, एक घिसा पिटा सा कारण जो कि आप जानते हैं। पद्मिनी बहुत सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी को राघव चैतन्य ने कहा कि तू पद्मिनी को हासिल कर ले। उसकी सुंदरता बताई कि वो पानी पीते तो गले से उसके पानी दिखता है। कहते कि अलाउद्दीन खिलजी ने आवेश में आकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सबको मार दिया, 1600 रानियां सती हो गई, राव रतन सिंह को हरा दिया, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। बकवास बातें। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कारण रहा होगा छोटा मोटा, पर लुगाइयों के कारण युद्ध नहीं हुआ करते थे। ऐसे कोई राजा लिचड़ नहीं हुआ होगा कि उसने, हाँ उदाहरण मिलेंगे आपको देखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना बड़ा युद्ध हो जाए। राजाओं की बहुत सारी नीतियां होती थी, उसमें एक नीति थी साम्राज्यवादी नीति, कि एक बड़ा राजा अपने सामने अगर दूसरे बड़े राजा को देखता था तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहती थी कि इस राजा को हरा के इसके साम्राज्य पे मैं अपना अधिकार कर लूं। लुगाइयों के लिए युद्ध नहीं होते थे। तो अपन आज इसी जो पुरानी काव्यों के अनुसार, पुराने ग्रंथों के अनुसार आप में के अंदर एक भ्रम बढ़ा हुआ है कि इस कारण युद्ध हो गया, इसे भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे और सारे जो कारण होंगे महत्वपूर्ण इस युद्ध के, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, प्रथम शाका हुआ, प्रथम जौहर हुआ, केसरिया हुआ, इसके बारे में जानकारी करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर क्यों आसपास के राजाओं का आक्रमण न करके सीधा चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तो चलो इसके बारे में देखते हैं, इस आक्रमण देखते हैं। मैंने बताया था कि ये जो अपने रतन सिंह है, इनके पिताजी से समर सिंह, सुनना भी ध्यान से, तब पता लगेगा आपको कि चित्तौड़ में प्रथम शाखा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये समर सिंह जी थे, इनके पास एक बार अलाउद्दीन ने मैसेज भिजवाया। ये समर सिंह जी वही बप्पा रावल वाली बात जो मैंने बताई थी, रास्ता देने वाली, रास्ता नहीं देने वाली। अलाउद्दीन ने रतन सिंह के पास मैसेज, सॉरी समर सिंह जी के पास, जो रतन सिंह के पिताजी इसमें राजा थे, उनके पास मैसेज भिजवाया कि समर सिंह जी, मैं अलाउद्दीन खिलजी, वजीर आजम हिंदुस्तान, सुल्तान ए हिंद, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, और मैं दक्षिण अभियान के लिए, दक्षिण को जीतने के लिए जा रहा हूँ। बीच में आपका पड़ता है मेवाड़, आप मेरे को रास्ता देंगे और मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको नहीं परेशान करूंगा, वापस चला जाऊंगा। आपसे बस इतनी सी विनती है कि समर सिंह जी, जब मैं यहाँ से
मेवाड़ से दक्षिण अभियान के लिए जाऊं तो आप चुप रहें, मतलब आप हमें आप अपना रास्ता दें। समर सिंह जी के बारे में कहते हैं समर सिंह जी बदमाश बहुत है। समर सिंह जी वापस लेटर लिखा और समर सिंह जी ने कह दिया आप तो आओ, और आओ तो उससे पहले बता देना, चाय नाश्ता और तैयार रखेंगे हम तो। यार दिल्ली सुल्तान को किसके औकात जो रास्ता नहीं दे। अलाउद्दीन बड़ा खुश होया कि यार मेवाड़ के बारे में इतनी सुनी थी, प्रतापी मेवाड़ है, इतना मेवाड़ के बारे में सुना था, लेकिन इतना कुछ है नहीं कि मेवाड़ में। रास्ता दे दिया यार, सीधा रास्ता दे रहा आदमी, कुछ बोल भी नहीं रहा है। लेकिन समर सिंह कहता है कि अंदर अंदर प्लान बना था। प्लान ये था समर सिंह का, अलाउद्दीन की सेना आएगी और छोटी मोटी नहीं होगी सेना। वो दक्षिण भारत में जा रहा है तो कम से कम 6-7 महीने के लिए तो जा ही रहा है। 6-7 महीने के लिए जा रहा है तो साथ में सामान भी होगा, खाने पीने का होगा, सेना होंगे, हाथी होंगे, घोड़े होंगे, और ये सब की सुरक्षा करने का आदमी को टैक्स तो देना पड़ेगा। हम यहाँ उसको घेर लेंगे, खड़े जाने नहीं देंगे अलाउद्दीन को, कह देंगे इस सामान को तभी छोड़ेंगे तो तुम हमको टैक्स देके जाएगा। रास्ते का कर्ज जो लगता था। ये प्लानिंग सही हुई। सही कैसे हुई कि अलाउद्दीन खिलजी आया, समर सिंह ने रोक लिया बीच में, हाँ भाई टोल नाका है, चुंगी नाका, टोल देके जाओ। अलाउद्दीन कहा समर सिंह जी क्या बात कर रहे हो, पत्र से अपनी बात हुई थी, आपने हाँ किया तो हाँ, मैंने नहीं किया था, पत्र किसी और को भेज दिया उन्होंने, मेरे पास कोई पत्र नहीं है ऐसा। कहते अलाउद्दीन के झपड़ मार के यहाँ पर समर सिंह ने टैक्स ले लिया था, और वो बात अलाउद्दीन को इतनी चुभी कि कहीं ना कहीं चित्तौड़ पर आक्रमण का एक कारण बनाए कि यार एक आने बढ़िया राजा दिल्ली के सुल्तान से टैक्स ले रहा है, और टैक्स ले रहा है, थप्पड़ मार के वो ले रहा है। कहते हैं कि उस दिन लगातार 3-4 महीने अभियान करके अलाउद्दीन ने वो दक्षिण भारत का अभियान तो जीत लिया, दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं उसकी विजय तो होगी, लेकिन कहीं कहीं शुरुआत में उसको जो कांटा लगा, वो कांटा अभी तक उसके दिल से निकल नहीं पाया था। वो कांटा उसको चुभ भी रहा था। वापस गया इसी रास्ते होते, वापस से समर सिंह थप्पड़ मार के उसे टैक्स लिया। और दिल्ली में कहते हैं कि दरबार में अलाउद्दीन बैठता, वो बात कहीं कहीं चुभ रही थी। अलाउद्दीन बैठता, ये अपने सभा लगाई बैठता, सभा में कहता मैं दिल्ली का सुल्तान केसर हिंद वजीर आजम अलाउद्दीन खिलजी आज ये घोषणा करता हूँ, फलाना दिक्कत सब कुछ, आज गरीबों में ये बांटा जाए, मैं दिल्ली का सुल्तान हूँ, मैंने मंगोलों को हरा दिया, मैंने मेवाड़ को हरा दिया, मैंने दक्षिण भारत को हरा दिया। लेकिन उसके सामंत कहीं कहीं बैठे हंसते रहते। अलाउद्दीन को बात ये याद नहीं रहती थी समर सिंह वाली, तो भी उसको याद दिलाते अलाउद्दीन जी वो समर सिंह। अलाउद्दीन कहता फिर क्या समर सिंह, वो यार आप कह रहे थे आप सुल्तान हिंद सबको जीत लिया, वो समर सिंह थप्पड़ मार के टैक्स ले लिया था। और अलाउद्दीन वापस ये समर सिंह वाला इलाज क्या करें। तो ये समर सिंह की कहानी बताई मैंने कि कहीं ना कहीं आक्रमण का 1303 में जो सका हुआ था उसका एक कारण ये था समर सिंह वाला। और इसी दूसरा कारण देखते हैं कि ये मैं बना रहा हूँ भारत का, उसको देखना आप। ये इसमें राजस्थान का मैं बना रहा हूँ अलग से। राजस्थान में भी ये है मेवाड़ यानी चित्तौड़, और ये है वजीर आजम का केंद्र दिल्ली, जहाँ पे प्रत्येक सुल्तान बैठता था। भारत का केंद्र था, इसलिए दिल्ली को दिल वालों की नहीं कहते, दिल्ली दिल वालों की थी भी शुरू से। दिल्ली ने पता नहीं अपने सीने पे कितने आक्रमण झेले हैं, दिल्ली इसलिए उभर उभर के आई है। वो एनसीआर वाला क्षेत्र जिसको आप जाते कहते हैं कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोगों में आक्रामकता इसलिए नहीं है कि वहाँ आप जाते हैं, वो एनसीआर का केंद्र है, वहाँ पे सब कुछ बैठते हैं इसलिए आक्रामक। दिल्ली में आक्रामकता इसलिए है कि दिल्ली ने लगातार 1600 साल तक अपने छात्र आक्रमण झेले हैं, तब वो इतने मजबूत होकर निकले हैं कि अब कोई भी अजय उन्हें हरा नहीं सकता। वर्तमान में दिल्ली भारत का सबसे बड़ा नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन के हुआ है। G20 जैसी मीटिंग यहाँ पर हुई, दिल्ली की बात कर रहे हैं अपन। एक आक्रमण का ये दूसरा कारण बनता है कि आप जब दिल्ली से आप मालवा चले जाओ एमपी, दिल्ली से आप गुजरात ले जाओ, दिल्ली से आप दक्षिण भारत के लिए चले जाओ, आपको मेवाड़ तो होना पड़ेगा। मेवाड़ आए बिना अगर आपको रास्ता तय करना तो या तो यहाँ से जाओ, जो कि अलाउद्दीन की औकात नहीं थी यहाँ से जाना, या आप यहाँ से जाओ, ये भी औकात नहीं थी। अगर आपको दिल्ली से विजय अभियान निकालना है किसी भी क्षेत्र का, मालवा का, गुजरात का, दक्षिण भारत को, आपको मेवाड़ होकर जाना पड़ेगा। मेवाड़ का व्यापारिक महत्व बहुत था। हमारे राजस्थान में होता क्या था खाने को, मंगतों का देश है राजस्थान, कुछ नहीं होता था खाने को, फिर भी हम सर्वाइवल कर गए। अपन ने सब कुछ खाना सीखा, अपने पीना सीखा, सब कुछ अपने करना सीखा। किस कारण से सीखा, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हमारे पास पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स आया करता था, सबसे ज्यादा टैक्स, और टैक्स के कारण अपना साम्राज्य इतना भला बुढ़ा, हम टैक्स लेते थे।
और जब राजस्थान इतना बड़ा केंद्र है जहां पर जाने वाले सभी रास्ते यहाँ से आके खुलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान के बाद बहुत सारा टैक्स आना था। सिर्फ टैक्स के बलबूते आज हम मेवाड़ दिल्ली से लड़ रहा है, इसी टैक्स के बलबूते हम पढ़ाएंगे कि जोधपुर भी दिल्ली को आक्रमण कर रहा था, दिल्ली को डरा रहा था, अपनी आंखें डरा रहा था। इसी महत्व के कारण एक बाजीराव भल्लाड़ आगे अपन पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को जाके सीधी चुनौती दे रहा था, मात्र अपने 500 आदमियों के साथ जाकर दिल्ली के ऊपर बैठ गया, दिल्ली के बादशाह की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकल के उसके चुनौती को स्वीकार कर सके। ये था व्यापारिक महत्व, कहीं ना कहीं वाणिज्यिक महत्व भी था, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो ये रास्ता था इसको ब्लॉक कर दिया और सीधा समुद्री मार्ग अपना दिया। अब आने वाले रास्ते सीधे समुद्र से आ सकते हैं, पर आपको दिल्ली आना है, दिल्ली सीधा यहाँ से जाओ समुद्र में आ जाओ, आपको यहाँ जाना है सीधा समुद्र के रास्ते आ जाओ। अब राजस्थान का कहीं ना कहीं वो वाणिज्यिक महत्व कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद हमारे पास टैक्स नहीं आ पाया था, और जब आपके पास टैक्स नहीं होगा तो आप अपने राज्य को कैसे चलाएंगे? खाने को आपके पास कुछ है नहीं, आप लूट मार कर सकते हैं, वो कितने दिन लूट करके आप चलाएंगे? क्योंकि लूट मार करेंगे तो आपको अंग्रेज करने नहीं देंगे, उनका राज आने वाला है। वाणिज्यिक महत्व था, इसलिए कहते हैं कि अपने इन मारवाड़ियों ने, इन बनियों ने अपने बिना परिवार के, अपने बिना बच्चों की टेंशन करते हुए उस समय अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर नौकरी की। राजस्थान अपना देश था, मारवाड़ अपना देश था, वहां की जाकर आज दिल्ली में देख लो आप, महाराष्ट्र में देख लो आप, केरल में देख लो आप, कर्नाटक में देख लो, आपको वाणी मिल जाएंगे कि एक कहावत भी बन गई कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। कैसे अपने भूमि का त्याग करके उन्होंने सभी जगह अपना वर्चस्व फैलाया, इसलिए मारवाड़ी को या मारवाड़ियों को आज पूरा देश नतमस्तक करता है। अभी इन टाटा बिरला को छोड़ दो, अंबानी को अडानी को छोड़ दो, तो पहले जो बिरला, स्टील किंग, मित्तल, पिरामिल जी सभी वाणी हुए हैं पैसे वाले। और जुनून में तो कहते हैं कि जब तक इनको पता नहीं चला था कि ये राज कर रहे हैं, तब तक इन्होंने एमपी और एमएलए के सभी चुनाव जीते हैं वाणियों में। फिर जुनून वालों को रियल पता चला यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं, वास्तविक बोर्ड तो अपना है, तभी राजा बन पाए थे। कहते हैं उन वाणियों ने बिना अपने परिवार के, बिना अपने बच्चों की फिक्र करते हुए अपने देश को छोड़कर बाकी सारे देशों में अपने बिजनेस को इस प्रकार से बनाया कि आज आप हिंदुस्तान के कहीं किसी भी एरिया में चले जाओ, मारवाड़ी के बिजनेस को सभी सराहना करते हैं। आज भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, मारवाड़ी का बिजनेस फल रहा है, फूल रहा है। और राजस्थान को सभी जानते हैं, लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए मारवाड़ियों का, उन वाणियों का, जिनकी वजह से राजस्थान को सभी जान पाए। लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए कि राजस्थान की भूमि अब आजकल सब कुछ पैदा हो रहा है उन वाणियों का। लोग अंबानी को गालियां निकालते हैं यार। मैं कहता हूँ अंबानी, आज जिस प्रकार से आप बढ़ रहे हैं, आप कुछ भी नेट पे देख रहे हैं, सभी अंबानी की देन है। पहले वो 25 रुपए का रिचार्ज होता था 100 MB का, उसमें भी ऐसे घूम घूम के नेट चलता था, और शायद हम लोग उसी को इंटरनेट समझते थे, वो धीरे धीरे घूमता था उसको, और सही में वो इंटरनेट था। धन्य हो अंबानी जी का, जिन्होंने फ्री में सबको जियो दिलाया और कहा कि घूमो, देखो, इस इंटरनेट की नजरिए से पूरी दुनिया घूमो। इसी अंबानी ने सिखाया, और आज हम इसी जियो का उपयोग करके, इसी फोन का उपयोग करके अंबानी को गाली निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ उस आदमी के फोटो लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए। देश का भविष्य तय करता है अंबानी, देश आगे क्या होगा, ये अंबानी जैसे लोग, ये अंबानी जैसे बिजनेसमैन देश की रणनीति को तैयार करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में कहीं का अच्छा योगदान है, इसलिए आज के बाद अंबानी को कोई गाली मत निकालना। तो किस प्रकार से एक इंटरनेट की दुनिया को एक बिंदु पर लाके समेकित कर देता है, वो अंबानी है। ये पहले वोडाफोन, ये एयरटेल वाले लूटते नहीं थे ढंग से, 14 रुपए के रिचार्ज करते थे, इनको लाइन पर नहीं ला दिया अंबानी ने। बिजनेस का एक मॉडल किस प्रकार से होगा, इसको एक तय करके रख दिया, वो अंबानी है। और अपने तो राजस्थान वाले को ब्याह जी हो रहे हैं। अंबानी की बेटी की शादी पिरामिल जो बगड़ के उनके साथ हुई है, अपने को तो वैसी गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन किन्हीं के आवेश में, राजनीति की बरसना में हम उनको गालियां दे देते हैं, जो कतई सही नहीं है। आज देश को आगे ग्रीन पंक्ति में खड़ा करने के लिए बिजनेसमैन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि अंबानी अडानी दो ही का है, सभी बिजनेसमैनों का योगदान है, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन हमें पार्टी बाजी से दूर होकर के इन बिजनेसमैनों को एक उच्च लेवल, जो उनका स्थान है यहाँ, वो रखना चाहिए। बिजनेसमैन देश की कमर होते हैं, बिजनेसमैन देश की कड़ी होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिजनेसमैन के बिना देश का कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में आप अफगानिस्तान, लेबनान, इसराइल, बैरूत सबको देख सकते हैं, वो आपके बिजनेसमैन नहीं है। देश आज कटोरा लेके घूम रहा है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई, हम आक्रमण का कारण पढ़ रहे थे, तो दूसरा कारण कहीं ना कहीं ये था कि राजस्थान का व्यापारिक और वाणिज्यिक महत्व बहुत था, इसलिए राजस्थान को अलाउद्दीन का कब्जा करना बहुत जरूरी था। और राजस्थान का चित्तौड़गढ़,
अलाउद्दीन उस समय मंगोलों से बहुत परेशान था। कहते हैं जब दिल्ली में अलाउद्दीन का राज था तो मंगोल थप्पड़ मार के अलाउद्दीन से टैक्स ले जाया करते थे। अलाउद्दीन पे कभी भी आक्रमण करते थे। और मैंने पढ़ा होगा अलाउद्दीन का एक मंगोलों का सेनापति जंगीज खान, चिंगीज खान नाम था, उसको अपन ने जंगीज खान कर दिया। और चंगेज खान अलाउद्दीन से टैक्स लेके जाया करता था। इसलिए अलाउद्दीन का कहना था कि कभी यार ये मंगोलों का इतना साहस बढ़ गया कि मंगोल आके दिल्ली पे, आगरा पे, लाल किले पे, लाल किला था ही नहीं उसमें, इन पे आक्रमण करके दिल्ली को जीत लेंगे तो अपन कहाँ भागेंगे जाके। तो एक इम्पोर्टेंट चाहिए, जगह चाहिए जहां पर अपन अपने रसद को लेके, अपन अपने लोगों को लेके, अपन दूध पानी लेके, अपन सब लेके कहीं कहीं छुप जाए ताकि 7-8 महीने तो वहां पर अपना बचाव कर सकें। अगर मंगोलों ने सीधा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, हमको लूट लिया, तो अपन जाएंगे कहाँ। तो चित्तौड़ का किला उसके लिए एक महत्वपूर्ण जगह थी। इसलिए अलाउद्दीन आक्रमण करना चाहता था। समर सिंह के कारण अलाउद्दीन आक्रमण करना चाहता था। चित्तौड़ की वाणिज्य के व्यापारिक स्थिति के कारण अलाउद्दीन आक्रमण करना चाहता था। और अलाउद्दीन के आक्रमण करने का एक घिसा पिटा का अपन कारण समझते हैं पद्मिनी की सुंदरता। कहते हैं कि जब राव रतन सिंह ने पद्मिनी से शादी की, शादी करके जब राव रतन सिंह के गुरुजी थे, पंडित जी थे, राघव चेतन, उनको दिखाया तो कहते हैं कि राघव चेतन पद्मिनी को देख के गिर गया, बेहोश हो गया। रतन सिंह कहते यार मूर्ख आदमी, मैंने तेरे को अपना गुरु माना है और इतना क्या यार, मेरे लुगाई को देख के नीचे गिर गया तुम। कहते हैं कि रावल रतन सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया था। और अपन एक गलत कारण पढ़ते हैं कि राघव चेतन ने जाके अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। तब अलाउद्दीन ने पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये सभी कारण थे, लेकिन इनमें से सबसे जो खराब कारण लगता है पद्मिनी वाला है मेरे को, ये ऐसा नहीं होगा, लुगाइयों के कारण कभी युद्ध नहीं हुआ करते थे। आगे अपन और पढ़ेंगे पद्मिनी के बारे में। चलो पहले पद्मिनी के बारे में देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी अपनी किताब लिखता है 1540 में पद्मावत। उस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जैसी कहता है कि पद्मिनी जो है वो सिंगल द्वीप, जो वर्तमान का श्रीलंका है, वहां की राजकुमारी थी। पद्मिनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदरता का बखान इस प्रकार से वो करता है। देखो 1303 की बात चल रही है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी लिख रहा है 1540 में, और जिक्र करता है कि श्रीलंका की राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती थी तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता था उसका। श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जो पानी पीती थी तो पानी उसके गले से दिखता था। यार फेंकने की भी हद होती है। हम लाख लाख शुक्र करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें पद्मिनी जी की, माँ पद्मिनी के बारे में बताया। लाख लाख धन्यवाद करते हैं उनका। और हम कहते भी हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन वो कविता है, अनपढ़ लोग ही ये उसको इतिहास मान बैठे। तो जैसे रो रो के मर गया ये रे कविता है, कविता है, कविता है, लेकिन हम उसको इतिहास के साथ जोड़ बैठे। वो कहता है कि पद्मिनी श्रीलंका की थी और इतनी सुंदर थी कि सूरज की रोशनी उसके टपक कर उसको दिखती थी, खूबसूरती उसे टपकती थी, पानी पीती उसके गले से दिखता था। यार श्रीलंका के लोग अपन ने नहीं देखे, जय सूर्या, महिला जयवर्धने, दिलशान, यार काले रंग से भी ज्यादा काले हैं वो। और वहां की राजकुमारी, यार वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है श्रीलंका, वहां के लोग सुंदर कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी बात जी जैसा कविता में लिखा उसने, अपने उसको इतिहास मान लिया, अपन उसको पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि वो श्रीलंका के राजा थे गंधर्वसेन, और उनकी लुगाई थी चंपावती, उनकी बेटी थी वो पद्मावती। कहते हैं कि जब, और ये एक बात और मेरे को सबसे भयंकर लगती है कि ये जैसे साहब कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि 7-8 साल तक रतन सिंह पद्मिनी की खोज के लिए श्रीलंका में भटकते रहे। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन रतन सिंह का शासनकाल ही 1310-1303 है। यहाँ पर भी अपन को, अपने लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये निश्चित रूप से एक कहानी है। कहानियां इतिहास नहीं होती। कवि ने अपनी कविता को उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए, कविता को एक उच्चतम पड़ाव देने के लिए इस प्रकार से उस कविता की रचना की है, लेकिन वो इतिहास नहीं है। कहते हैं कि एक हीरामन तोता था पद्मिनी का, वो भाग के कहीं न कहीं उड़ के चित्तौड़ चला जाता है। चित्तौड़ में जाकर रावल रतन सिंह को पद्मिनी की खूबसूरती के बारे में बताता है। रावल रतन सिंह पद्मिनी को पाने के लिए इतने भावुक हो जाते हैं, इतने इच्छुक हो जाते हैं कि वो सीधे पैदल पैदल 7 सालों तक श्रीलंका में जाके, श्रीलंका यार क्या औकात श्रीलंका की। रतन सिंह को जब पद्मिनी पसंद आती, श्रीलंका को लूट के ले आते। अपने भारत देश के मैप के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है। क्या औकात है ऐसे मांगने की, सीधा लूट के लिए रतन सिंह मेवाड़ का राजा यार। लेकिन फिर जैसे कहते हैं कि कम से कम 7-8 साल तक
पद्मिनी के लिए यहाँ घूमते फिरे थे। ससनी पूरा 1 साल का है। उस तोता ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। जाके वहां पर गंधर्व सेन ने देखा श्रीलंका में कि एक मेवाड़ जैसे प्रति, मेवाड़ को कौन नहीं जानता था यार, मेवाड़ की ख्याति बाबा रावल के समय से लोगों तक भरी हुई थी। गंधर्व सेन को एक बात पता चली कि मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का राजकुमार, मेवाड़ का सब कुछ, मेवाड़ का धनी, एकलिंग जी का दीवान यहाँ है। तो गंधर्व सेन भाग के रतन सिंह के पास जाता है। रतन सिंह को कहता है कि भले हो भाग हमारे, जब आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपको वैसे क्यों आना पड़ा, क्या कारण हुआ? हम फोन करते हैं, हम खुद ही सीधा चल के आ जाते। रतन सिंह कहते हैं कि आपकी राजकुमारी है, उस पर हमारा दिल आ गए। गंधर्व सिंह बिना कुछ पूछे, बिना कुछ संकोच को उनसे शादी कर देते हैं और पद्मिनी को लेकर आ जाता है रतन सिंह। ये कहानी इतिहासकारों ने बनाई हुई है, मलिक मोहम्मद जैसी कुछ सुना कुछ और ही होगा, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे करते और कुछ बना दिया होगा। पद्मिनी के बारे में